आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है। जी हाँ, पुलिस सेवा से रिटायर अधिकारी देव बिहारी शर्मा जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच में। धन्यवाद सर, चूँकि आप पुलिस सेवा में रहे हैं और अब जो हमें जानकारी है कि कविता में आपकी रुचि बढ़ रही है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, सब सारी चीज़ें? असल में मैं गांव के स्कूल में पढ़ा और हमारा स्कूल हमारे घर से 4-5 किलोमीटर पर था। हम लोग नदी पार करके भी जाते थे। हिंदी साहित्य में 80% से ऊपर मार्क्स आता रहा और उस समय से ही मैं कुछ लिख पढ़ लेता था हिंदी में। जब मैं स्कूल में था उसी समय से थोड़ा शुरू किया था। कुछ लिख पढ़ लेता था, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रहता था। मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी लगातार भाग लेता था। ये जो कार्यक्षेत्र था, कार्यक्षेत्र में भी आपकी रुचि रही उस समय जब आप कार्यरत थे? जब हम पुलिस विभाग में आए तो वो मेरी चीज़ आई और मैं जब लिखता था, कोई रिपोर्ट लिखता था, कोई पर्यवेक्षण टिप्पणी लिखता था, तो कई हमारे मित्र कहते थे कि तुम्हारा पर्यवेक्षण टिप्पणी तो लगता है जैसे कोई कहानी लिखी गई है। सर, ये समन्वय कैसे बनता था? चूँकि आप कार्यरत थे, एक अधिकारी थे, बहुत बड़ी चुनौती होती है, तो समन्वय कैसे बनाते थे कविता लेखनी में और कैसे चीज़ों को? देखिए, जो समन्वय, इसमें कुछ नहीं करना होता था। हमारा कार्य मुख्य रूप से जो हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ चीज़ था, जहाँ जज्बातें भी काम आती थी। और एकेडमी में भी जुड़ा तो एंटी नक्सल एकेडमीज़ जो है, जैसे जंगल वारफेयर स्कूल, CIAT स्कूल, झारखंड जगुआर, ऐसे जगहों पर रहा। तो जब मैं वहाँ था तो उस समय नक्सलियों से कई बार मुठभेड़, मुझे 17-18 बार नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ। कई बार तो ऐसा हुआ, एक घटना मैं बताता हूँ कि मैं सिमडेगा SP था, तो रात के अंधेरे में 1 जनवरी 2008 को करीब 300 नक्सलियों ने वहाँ अटैक किया। वह हमारे हेडक्वार्टर से 45 किलोमीटर था, लेकिन रात को हम लोग निकले 45 किलोमीटर चल करके। रास्ते में एम्बुश भी हुआ और मैं जवानों के साथ मिल करके, हमारे 12 जवान और 6 होमगार्ड और हम लोग पहुँच गए। नक्सलियों का छक्का छोड़ा दिए। 300 नक्सली को भागना पड़ा अपना लाश गिरा करके। और ये बताते हैं कैसे संभव? ऐसा इसलिए संभव था कि मैं पुलिस जब था तो पुलिस था, जब कभी था तो कभी था। पुलिस पोस्ट पर तो नहीं, लेकिन फिर भी जाल बिछा के तो कृत्य करते आते हैं, अभी भी नक्सली नहीं, वो भी जाल ही होता है। देखिए, अगर आपको बता दूं तो वो ट्रैप ही लगाते हैं। वो पहले अटैक करेंगे कहीं, अटैक करेंगे तो मालूम है रीइंफोर्समेंट पीछे से आएगा मदद करने के लिए, फिर उसको वो टारगेट करते हैं, जो वहाँ भी किया था लेकिन कर नहीं पाए। तो पुलिस ट्रैप लगाते हैं। हर जो आतंकवादी या फिर आपको एक्सट्रीमिस्ट गिरोह है, वो ट्रैप लगाते हैं फंसाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो वो अपने जगह पर होता था। सबसे जो जीवन का सबसे जो एक ऐसा पहलू है जो आज भी जज्बाती कर देता है, आज भी मन के अंदर जज्बात होता है कि आप जिसके साथ युद्ध लड़ने जाते हैं उसका लाश आपको कंधे पर लेकर के आना पड़ता है। सिपाही का इंसास गीत आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सिपाही है उनका पर्सनल हथियार होता है इंसास राइफल, जो उनके जीवन का अंश हो जाता है, उनके शरीर का अंश होता है, उनके जीवन मरण से जुड़ा होता है, उनकी आत्मरक्षा और उनके अभिमान से जुड़ा होता है। वो इंसास को जब वो युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो अपने प्रियजनों से भी ऊपर मान कर चलते हैं, चूँकि वह उनके जीवन होता है। मैंने उसी समय जब पुलिस विभाग में मैं था, उसी समय मैंने एक कविता, जब मेरा डेपुटेशन चाईबासा के सारंडा जंगल में था, उसी समय मैं वहीं एक पोस्ट पर इसको लिखा था। मैं वही कविता सुना रहा हूँ। सिपाही: ओ मेरे प्यारे इंसास, ओ मेरे प्यारे इंसास, यहाँ न कोई मेरा अपना, घर और द्वार बना एक सपना, छूटा गांव गलियां सब छूटी, जीवन के इस कठिन डगर में सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, ओ मेरे जी प्यारे इंसास। भाव समझ गए होंगे। एक बार: ओ मेरे प्यारे इंसास, यहाँ न कोई मेरा अपना, घर और द्वार बना एक सपना, छूटा गांव गलियां सब छूटी, जीवन के इस कठिन डगर में सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, वो मेरे प्यारे इंसास। जब सिपाही खंदक में रात के अंधेरे में राइफल के साथ पहरा दे रहा है, उसकी अभिव्यक्ति है।
जब वो संतरी रात के अंधेरे में घनघोर जंगल में जब चारों तरफ नक्सलियों के हमला का खतरा है, उसके बीच एक अकेला सिपाही खंदक में खड़ा होकर के पहरा दे रहा है, उसकी भावना है। मैं आगे पढ़ता हूँ। दर्द सघन यह रात अंधेरी, खुदी कब्र सी खंदक गहरी, तुम हो और तन्हाई साथ है, टूटे सपनों की याद साथ है, उठते गिरते स्वप्न लहर में तुम ही हो मेरा अंतिम आस, वो मेरे प्यारे इंसास। आगे जैसे जैसे वो होता है वो कहता जाता है, अपनी व्यक्त कर रहा है। किसी से बात करने के लिए भी कोई आदमी उसके पास नहीं है। क्या है सत्य असत्य है क्या, क्या है सत्य असत्य है क्या, पाप है क्या और पुण्य है क्या, किसका युद्ध कौन लड़ रहा, किसके खातिर कौन मर रहा, सभी लड़ रहे खोता युद्ध, सभी खोता हुआ हारता हुआ युद्ध लड़ रहे हैं, सभी लड़ रहे खोता युद्ध, जीत यहाँ बस एक आभास, जीत आभासी है, जीत यहाँ बस एक आभास, वो मेरे प्यारे इंसास। इस जग का संघर्ष पुराना, इस जग का संघर्ष पुराना, कौन है अपना कौन पराया, सबका अपना अपना पक्ष, यहाँ नहीं कोई निष्पक्ष, पल पल रंग बदलते जग में एक तुम्हारा ही विश्वास, ये वो मेरे प्यारे इंसास। अब लास्ट पंक्तियाँ। राह शहादत पर चलकर, राह शहादत पर चलकर, अंत समय जब आ जाए, राह शहादत पर चलकर जब अंत समय आ जाए, आँखों में सघन विषाद लिए जब शोक सभासद आ जाएं, सौ पर मेरे तुम पुष्प बाद में, मेरे सौ पर पुष्प बाद में, मेरे सौ पर तुम पुष्प बाद में रखना, मेरे सौ पर तुम पुष्प बाद में, पहले रखना मेरा इंसास, वो मेरा प्यारा इंसास। अच्छा सर, ये बताइए कि कौन कौन से विषयों की आप खोज करते हैं जब आप लिखते हैं कविता, अगर आप वो साझा करना चाहें। विषय, पहली बात तो ये है कि कविता कभी भी प्लान करके मैं नहीं लिख पाता हूँ। कभी ये होता है कि मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो 15 दिन तक मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। मैं विषय नहीं खोज पाता, मैं लय नहीं खोज पाता, उस तरह का जज्बातें नहीं आती। और कभी ऐसा होता है कि 15 मिनट में लिख देता हूँ। तो कविता के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, मैं लेखन भी, मेरी शॉर्ट स्टोरीज भी काफ़ी, आप डिजिटल ये पर जाएंगे तो कई मेरी शॉर्ट स्टोरीज 5 स्टार रेटिंग में चल रही है। शॉर्ट स्टोरीज जो होता है उसमें भी पुलिस विभाग पर बहुत सा लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे तो शायद आपको मनोरंजक भी लगेगा। उसको मैं प्लान करके लिख सकता हूँ। लेकिन कविताएं जब मन में जज्बात आती है, जब कोई राग कोई सूत्र मिल जाता है, लिख देता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आईपीएस अधिकारी और एक कवि के रूप में आपकी अनूठी जो पृष्ठभूमि है आपको अन्य कवियों से कैसे अलग करती है? देखिए, कवि होना, उनकी पृष्ठभूमि भी है। जैसे बहुत से कवि आपको मिलेंगे जिनकी पृष्ठभूमि टीचर का है, प्रोफेसर का है, कोई सरकारी सेवक का है, कोई व्यवसायी का है। हर पृष्ठभूमि के कवि होते हैं। उसी तरह मैं कवि हूँ जिसकी पृष्ठभूमि, प्रारंभिक पृष्ठभूमि तो मेरी ग्रामीण की है, गांव से आया हूँ। फिर मैं पुलिस भी, इसके पहले मैं बैंक में भी था, प्रोबेशनरी ऑफिसर था किसी ज़माने में, वहाँ से फिर मैं पुलिस में आया। तो पुलिस में मेरी ये जो भावनाएं, जो अभिव्यक्ति है, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि कोई एक दिन की है नहीं, और ये विभिन्न विषयों पर हैं। और इसमें कुछ कविताएं कोरोना काल में भी लिखी गई हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं, और कई कविताओं, चूँकि मैं बिहार का रहने वाला हूँ इसलिए बिहार की स्थितियों पर भी कुछ कविताएं, वो कविताएं कुछ व्यंग्यात्मक भी हैं। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे मैं लगातार कविता और साहित्य लिख रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ। मेरी एक कविता और एक कहानी की किताब अभी प्रकाशन के क्रम में है। उम्मीद है कि अगले 6 मंथ में वो दोनों किताबें भी आ गई। मैं लगातार लिखता हूँ, मेरी ये प्रवृत्ति है। मैं जब फ्री होता हूँ मैं लिखते रहता हूँ। युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप साहित्य साधना में आते हैं, फिर वही बात, तो इसके लिए मेहनत कीजिए। साहित्य को अगर आप प्रकृति का वर्णन भी करते हैं तो उसमें वो साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। जैसे आप जाड़ा का वर्णन कर रहे हैं और पके हुए आम फल का अगर आप वर्णन कर लिख रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं। आपको दर्शक तुरंत पकड़ लेगा कि भैया पका हुआ आम तो गर्मी के दिन में होता है, आप गर्मी में वर्णन करो, बैसाख और जेठ के साथ आम के फल का वर्णन करो।
जाड़ा में तुम्हें अगर करना है तो जाड़ा के कोई धान कटने का कुछ इस तरह करो। तो कविता जब भी आप लिखते हैं आपको अध्ययन करना चाहिए, लॉजिकली और साइंटिफिकली कविता कल्पनाएं भी करेक्ट होना चाहिए। जैसे आप घनघोर बारिश का वर्णन कर रहे हैं और आप वर्णन कर रहे हैं कि अगहन महीना में जनवरी में घनघोर बारिश का ये वर्णन है, वो वर्णन है, पपीहा बोल रहा है और फलाना बोल रहा है, तो ये कहेगा कि ये कवि ही लगता है खुद पपीहा बन गया है। इसलिए कविता में अगर कल्पना भी आप लिखते हैं तो वो लॉजिकली और साइंटिफिकली करेक्ट होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कब हम क्या लिख रहे हैं, उस पर अंगुली नहीं उठे, है ना। तो इस तरह से आपको जितना अध्ययन होगा आप उतना ही बढ़िया लिख सकते हैं। और आप भूल जाइए कि साइंस का पढ़ा हुआ आपके कविता में नहीं आएगा। साइंस आपको लॉजिकल बनाता है, साइंस आपको तर्क करने की शक्ति देता है, और जब तक आपके तर्क करने की शक्ति नहीं आएगी आप कोई साहित्य, कविता, कहानी कुछ भी आप नहीं लिख सकते। इसलिए युवाओं को मेरा यही है संदेश कि आप जल्दीबाजी में नहीं पड़े, पहले योग्य बनो, फिर जो विधा अच्छा लगे उसमें आप लिखना जारी रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शर्मा जी। बहुत शुभकामनाएं हैं और इनकी कई और किताबें आने वाली है। अगर आपको भी मौका मिले तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें इनकी आने वाली। बने रहे लोकमंच के साथ, देखते रहे लोकमंच। नमस्कार।